हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन क्विक इको। तो आज हम DSSB PGT इकोनॉमिक्स का लास्ट पार्ट करेंगे। हम 4 पार्ट में ऑलरेडी PYQs डिस्कस किए हैं, जिसने भी नहीं देखा वो देख सकता है। आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले की वीडियोस में 146 तक के क्वेश्चन मैंने कराया है, जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख सकता है। आज हम 147 से क्वेश्चंस को करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक इज़ करेक्ट। कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। हमारा पहला स्टेटमेंट है, द स्मॉल फाइनेंस बैंक कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लोन ओनली अप टू ₹1 लाख। अगर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो वो 1 लाख के ऊपर तक के सिर्फ डिपॉजिट को नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो उससे नीचे तक के भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें पूछा है कि ओनली अप टू 1 लाख रुपीज़, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 1 लाख से ऊपर तक का नहीं करेगा। अगर ओनली ना रहता तो हमारा सही हो जाता, लेकिन ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, दे आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड 75% ऑफ देयर लोन्स टूवर्ड द प्रायोरिटी सेक्टर। तो देखिए, प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब होता है कि ऐसा सेक्टर जिसको बहुत ज़्यादा लोन की ज़रूरत है, जिसको लोन कोई देता नहीं है। जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगा एग्रीकल्चर, या ऐसे छोटे मोटे किसान या छोटे मोटे उद्योग जिनको कोई लोन जल्दी नहीं देता है, लेकिन प्रायोरिटी हमें उनको पहले रखनी चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत है लोन की। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि 75% जो लोन है वो प्रायोरिटी सेक्टर में स्मॉल फाइनेंस बैंक देगी ही देगी। तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारे यहाँ पे है ओनली 2 आर करेक्ट, जो कि पहले में है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 148 क्वेश्चन है, इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर राइजिंग रिसोर्सेज फॉर। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग इंडिया में क्यों यूज़ होता है। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो कंसेप्ट है, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ पे हमें गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मकसद होता है कि बहुत सारी स्कीम चलानी पड़ती है गवर्नमेंट को, पेंशन देना, या बहुत सारी उनके एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के, तो उनको डेफिसिट फाइनेंसिंग ही लेनी पड़ती है। जो भी बजट होगा वो हमेशा डेफिसिट ही होता है। तो हमें पूछा है कि ये कब यूज़ किया जाता है, मतलब राइजिंग रिसोर्सेज फॉर। तो हमारा स्टेटमेंट है पहला, रिड्यूसिंग द फॉरेन डेट। क्या वो फॉरेन डेट को रिड्यूस करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग का यूज़ करते हैं। और दूसरा है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो अगर हमें फॉरेन डेट को, अगर कर्जा ही चुकाना है हमें विदेशों का, उनको कम करने के लिए क्या हम इसको बढ़ाएंगे, तो ये बात गलत है। हमें अगर फॉरेन डेट को रिड्यूस करना है तो हम कोई और तरीका अपनाएंगे। डेफिसिट फाइनेंसिंग हम सिर्फ डेवलपमेंट के पर्पज़ से यूज़ करते हैं, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा, ना कि फर्स्ट। तो हमारा सेकंड यहाँ पे है, तो ये सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो ये ध्यान से करिएगा स्टेटमेंट, और इसके बाद ABC में हमें ऑप्शन दिया है, तो उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, विच ऑफ फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑस्टेरिटी measures taken by a country going through adverse economic condition। यानी कि हमें मेजर्स बताने हैं जो कि कंट्री लेती है जब बहुत एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन में जाती है, और वो कौन सा करेक्ट है मेजर। तो दीज मेजर इंक्लूड एन इंक्रीज इन टैक्सेस। क्या ये मेजर इंक्रीज इन टैक्सेस को, जब हम टैक्स को इंक्रीज करेंगे तो क्या ये उसको इंक्लूड करता है। These measures include reduction in budget deficit। क्या ये बजट डेफिसिट के रिडक्शन को इंक्लूड करता है। तो हमारी इकोनॉमी अगर एडवर्स कंडीशन में है तो ये दोनों मेजर हम अपनाएंगे कि हम टैक्स को इंक्रीज़ करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आ सके, और हम कोशिश करेंगे कि बजट हमारा डेफिसिट में ज़्यादा ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी बैड कंडीशन में है। तो इसलिए हम ये दोनों मेजर को ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी
द लाइकली रीज़न फॉर स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के स्लो डाउन के लिए कौन सा रीज़न करेक्ट है यहाँ पे? तो हमारा स्टेटमेंट है राइज इन इन्वेस्टमेंट रेट। क्या इन्वेस्टमेंट रेट को हम बढ़ा देंगे तो ये एक रीज़न है स्लो डाउन का इकोनॉमी का। तो अगर हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे किसी भी इकोनॉमी में, अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना तो अच्छी चीज़ होती है, तो ये स्लो डाउन का तो रीज़न हो ही नहीं सकता। तो हमारा पहले ही गलत हो गया। इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे बोला है कि क्या ये रीज़न है स्लो डाउन का, तो ये तो पहला तो गलत ही हो गया। दूसरा है हमारा डिक्रीज़ इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ कर देते हैं जब स्लो डाउन होता है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर स्लो डाउन हो रहा है इकॉनमी का तो लोग बहुत ज़्यादा अपने कंजम्पशन को नहीं बढ़ाते हैं, वो कम कर देते हैं और हाई पॉलिसी रेट्स हो जाती हैं। तो ये भी बात सही है कि जितनी भी पॉलिसी के रेट्स हैं वो भी हाई हो जाती हैं स्लो डाउन की कंडीशन में, ताकि और ब्रीक सिचुएशन ना आए। तो इसलिए हमारा बी और सी मतलब स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड दोनों करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जब हम HDI की बात करते हैं तो HDI में 3 तरह के इंडिकेटर्स को लिया जाता है। लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, GNI पर हेड एट रियल परचेसिंग पावर। तो ये तीनों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का इंडिकेटर है, तो इसलिए ये तीनों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय नीति आयोग। तो हमें पता है कि नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करने के बाद आया था। तो नीति आयोग टाइम पे बहुत सारे इनिशिएटिव लेती रहती है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट दिया है कि सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है साथ। तो ये नीति आयोग द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है, तो ये बिल्कुल सही है। ये हमें जितने भी सस्टेनेबल एक्शंस ह्यूमन कैपिटल के द्वारा लिया जाए उसके लिए था। और एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भी नीति आयोग द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, और ये भी नीति आयोग द्वारा चलाया गया एक इनिशिएटिव है। तो ये तीनों नीति आयोग द्वारा चलाए गए इनिशिएटिव है, इसलिए ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी। तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमें बताने हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। पहला है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है? कैश रिजर्व रेशियो, बैंक रेट, रेपो रेट। तो ये चारों मॉनेटरी पॉलिसी के ही इंस्ट्रूमेंट हैं, तो ये चारों सही हैं। तो हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। CRR भी है, रिवर्स रेपो रेट भी है, बैंक रेट भी है और ओपन मार्केट ऑपरेशन भी है, ये सब हैं। तो इसलिए डी आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये योजना से रिलेटेड है और हमें बताना है कि जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से कौन सा करेक्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पहला स्टेटमेंट है इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। क्या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको एक इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड करता है ये। तो नाम ही में है गरीब कल्याण योजना, तो जितने भी वर्कर्स हैं हेल्थ केयर वर्कर्स उनको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, तो ये सही है हमारा। कैश ट्रांसफ़र टू द पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन, तो ये पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन को कैश के रूप में भी हेल्प करता है, तो ये भी सही है। बेनिफिट फॉर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये जितने वर्कर्स हैं उनको भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो यानी कि हमारे ये तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हैं और ये गरीब कल्याण योजना से रिलेटेड भी हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, मे बी इस क्वेश्चन की टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट डज द टर्म फ्री मार्केट मीन्स। फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है? तो हम अगर बिना स्टेटमेंट देखे अगर हम ये सोचें कि फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है, तो फ्री मार्केट हम उसे कहते हैं जिसमें किसी भी तरह का इंटरवेंशन ना हो, गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी ऐसी अथॉरिटी के द्वारा कोई भी इंटरवेंशन ना हो। जैसे क्लासिकल का
एक अजम्पशन है लेजिस फेयर का, तो उसका भी मतलब फ्री मार्केट ही है। देख लेते हैं हम स्टेटमेंट कि कौन सा फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है। पहला हमारा स्टेटमेंट है, इट इज़ अ मार्केट वेयर प्राइसिंग इज़ ड्रिवन बाय द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो भी प्राइस है वो किसी के द्वारा कोई ऐसा प्राइस को डिसाइड नहीं करता है, इस लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के ही ऊपर चलता है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इन फ्री मार्केट थिंग्स आर अवेलेबल विदाउट रिस्ट्रेन ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें भी ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा और हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोनों से ये, इसीलिए सी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिटन द बुक फॉल्ट लाइन। तो फॉल्ट लाइन किसने लिखी है? क्या ये गुरुचरण दास ने लिखी है, सतीश वाई देवोधा ने लिखी है, विमल जलाल ने लिखी है, या रघुराम जी राजन ने लिखी है? तो फॉल्ट लाइन जिसने लिखी है वो है रघुराम जी राजन। तो हमारा ये सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रेडिट कार्ड स्कीम। स्टेटमेंट हमारा, इट वॉज लॉन्च्ड इन 1988। तो ये गलत है, ये 1998 में लॉन्च हुआ था। ओनली कमर्शियल बैंक कैन इम्प्लीमेंट इट। तो ये भी गलत है, एक सिर्फ कमर्शियल बैंक इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, जबकि इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नाबार्ड। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, यानी कि हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, नाइदर 1 nor 2। नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाट इज़ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में जानते होंगे तो डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जब गवर्नमेंट अपने कुछ स्टेक प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। देख लेते हैं हम कि क्या है डिसइन्वेस्टमेंट। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑफ लोडिंग ऑफ शेयर टू प्राइवेट कंपनीज टू गवर्नमेंट। तो ये तो उल्टा बोल रहा है कि प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट को देती हैं, अपना शेयर ऑफ लोडिंग करती हैं। तो ये गलत है, जबकि गवर्नमेंट अपने शेयर्स को प्राइवेट कंपनीज को देती हैं। तो ऑफ लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर टू प्राइवेट कंपनीज, तो ये स्टेटमेंट सही है, जबकि पहला गलत है। तो हमारा ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज़ एन इकोनॉमी इन विच। तो क्लोज इकोनॉमी, अगर हम ऐसे भी सोचें कि क्लोज इकोनॉमी क्या होगी, तो एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे किसी भी तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना होता हो, उसी को हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। तो देख लेते हैं हम अपने ऑप्शन में क्या है, द मनी सप्लाई इज़ फुली कंट्रोल्ड। तो ये तो बिल्कुल गलत है। डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस, ये भी गलत है। ओनली एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस, तो ये आधा ही दिया है, सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं, जबकि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों नहीं होते हैं। नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट टेक प्लेस, यहाँ पे बोला है टेक प्लेस, मतलब ये होते हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस अमंग स्टेट विच अमंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय 15 फाइनेंस कमीशन। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने कौन से क्राइटेरिया को अपनाया है? क्या उन्होंने इनकम डिस्टेंस को लिया है या पॉपुलेशन, वो भी 2011 के सेंसस से लिया है? तो 15 फाइनेंस कमीशन जिनके हेड हैं NK सिंह, तो इन्होंने इसमें दोनों को लिया गया है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को भी और पॉपुलेशन को भी, और वो भी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो बोथ ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ट्रू है। तो हायर ग्रोथ इन GDP एंड पॉपुलेशन कैन अकर टुगेदर। क्या GDP और पॉपुलेशन का हायर ग्रोथ एक साथ अकर करता है? दूसरा है हमारा, पर कैपिटा इनकम ऑलवेज डिक्रीजेज विद हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पर कैपिटा इनकम डिक्रीज़ ही होगा, क्योंकि पर कैपिटा इनकम हम टोटल पॉपुलेशन और अपॉन GDP से ही देखते हैं। तो इसलिए ये भी सही है। और हायर ग्रोथ इन GDP एंड पॉपुलेशन कैन अकर टुगेदर, तो अगर
ये भी होता है कि हायर जीडीपी भी ज़्यादा हो रही है और पॉपुलेशन भी एक साथ बढ़ सकता है दोनों, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। तो हमारा ऑप्शन सेकंड बोथ आर करेक्ट, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज सेड टू बी पर्सनल अंडर विच कंडीशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हम पर्सनल कब बोलेंगे? यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हैं, जैसे कि व्हेन डिफरेंट प्राइस आर चार्ज फॉर डिफरेंट यूज़र फॉर अ कमोडिटी। क्या अलग अलग यूज़र के लिए, किसी कमोडिटी के यूज़र के लिए हम डिफरेंट प्राइस चार्ज करेंगे, तो क्या हम उसको कोई पर्सनल बोलेंगे कि ये पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है? तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये अलग अलग यूज़र्स अलग अलग कमोडिटी जो यूज़ करते हैं उसके लिए कह रहा है, तो ये गलत है। व्हेन सम प्राइजेज आर चेंज टू डिफरेंट पर्सन, तो ये भी गलत है, क्योंकि प्राइजेज नहीं चेंज करने हैं, हमें चार्ज करने हैं। व्हेन डिफरेंट प्राइजेज आर चार्ज फॉर द सेम पर्सन, तो ऐसा भी नहीं है कि इसको हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पर्सनल नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर व्हेन डिफरेंट प्राइजेज आर चार्ज टू डिफरेंट पर्सन, तो हम उसको बोलेंगे कि ये एक ऐसा अलग अलग पर्सन देख के अलग अलग चार्ज किया जा रहा है, तो उसी को हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टू बी पर्सनल बोलेंगे। तो हमारा ये डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बार्ट्रेंड मॉडल ऑफ ड्यूओपोली, इफ अ फर्म बी सेट इट्स प्राइस एस पी बी एंड फर्म ए, यानी कि यहाँ पे जो फर्म बी है वो अपने प्राइस को पी बी पे सेट कर रहा है और फर्म ए है वो अपने प्राइस को पी ए पे सेट कर रहा है। पी ए एंड सी रिप्रेजेंट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ईच फर्म, और सी जो है इनके सारे फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है। अंडर विच कंडीशन फर्म ए विल बी लूजिंग द मार्केट ऑफ फर्म बी, तो किस कंडीशन में जो फर्म ए है वो लूज कर देगा मार्केट फर्म बी का, और वो भी हमें बार्ट्रेंड मॉडल ऑफ ड्यूओपोली के अकॉर्डिंग हमें ये बताना है। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पे प्राइस और आउटपुट चीज़ें रहती हैं, जिसमें से हमारा आउटपुट कांस्टेंट होता है, प्राइस कांस्टेंट नहीं होता है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी? हमें कंडीशन दिए हुए हैं, जैसे कि व्हेन पी ए इज स्मॉलर देन पी बी बोथ आर ग्रेटर देन सी, व्हेन पी ए इज इक्वल टू पी बी एंड बोथ आर स्मॉलर देन सी, पी ए इज ग्रेटर देन पी बी एंड बोथ आर स्मॉलर देन सी। देखिए ये कब ऐसी कंडीशन कब होगी कि किस कंडीशन में फर्म ए जो है लूज़ करेगा मार्केट ऑफ फर्म बी, यानी कि फर्म बी के मार्केट को वो लूज़ कर देगा। तो वो तभी ऐसी कंडीशन होगी जब जो प्राइस ऑफ ए है, यानी कि जो फर्म ए ने अपना प्राइस सेट किया है कि ये वो प्राइस ज़्यादा होगा प्राइस ऑफ बी से, और ये जो दोनों होंगे ये ग्रेटर होंगे सी से, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट से ये दोनों ग्रेटर होंगे जब, तब जाके हम बोलेंगे कि फर्म जो पी ए है, देखिए सबसे बड़ा तो पी ए ही हो जाएगा, तो इस तब जाके वो फर्म बी का जो ये मार्केट है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। अब कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है पहले तो यही जान ले। तो कैस्केडिंग इफेक्ट हम बोलते हैं जब टैक्स ऑन टैक्स, यानी टैक्स के ऊपर जब टैक्स देना पड़ता है उसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। तो कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है बेस्ट? इसमें स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, व्हेन टैक्स इम्पोजिंग लीड्स टू disproportionate increase in price by an extent more than the rise in taxes। दूसरा है when tax imposition leads to a disproportionate decrease in price by extent more than the rise in taxes। अब ये दोनों ही अगर देखें तो सेम है, बस डिफरेंस यहाँ पे इंक्रीज है और यहाँ पे डिक्रीज है। यानी कि क्या, जब हमारा ये एक्सटेंट जब टैक्स इम्पोज किया जाता है तो उसका डिसप्रपोर्शन जो है वो इंक्रीज़ करेगा जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी, और वो भी देन राइज इन टैक्सेस, और जो प्राइस है वो टैक्स के बढ़ने से भी ज़्यादा है।
तो हमेशा डिसप्रपोर्शन डिक्रीज़ करना चाहिए। जो भी हम टैक्स इम्पोज करते हैं उसका डिसप्रपोर्शन डिक्रीज़ होना चाहिए प्राइस में बाय एक्सटेंड मोर देन द राइज इन द टैक्सेस, यानी कि जो टैक्स का राइज है उससे उसके कंपैरिजन में। तो इसलिए हमारा ये सेकंड करेक्ट है। नहीं सॉरी, ये डिक्रीज़ है तो ये गलत है, डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें टैक्स ऑन टैक्स देना है तो हमेशा ये इंक्रीज़ करता है, इंक्रीज इन प्राइस बाय एक्सटेंड मोर देन द राइज इन टैक्सेस, यानी कि जैसे जैसे टैक्स बढ़ता है वैसे वैसे जो प्राइस है वो भी बढ़ती जाती है। तो हमारा ये सेकंड गलत हो जाएगा और हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो हमें देखना है अगर, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी दिख रहा है जिसमें ओनली फर्स्ट है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग वेज कैन बी अडॉप्टेड बाय द मोनोपोलिस्ट टू क्रिएट एंट्री बैरियर सो दैट राइवल कैन नॉट एंटर द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा वे है जो मोनोपोलिस्ट अडॉप्ट करता है, वो भी इसलिए कि जो राइवल है उसके वो इंडस्ट्री में लॉन्ग रन में वो ना आ पाए, वो नहीं चाहता है कि वो एंटर करें इंडस्ट्री में। तो वो कौन सा बैरियर को क्रिएट करता है वो हमें बताना है। तो क्या वो शेयरिंग एक्सक्लूसिव राइट्स टू फ्यू प्रोडक्ट्स, क्या वो कुछ प्रोडक्ट्स पे एक्सक्लूसिव शेयर जो है वो कुछ प्रोडक्ट पे वो एक्सक्लूसिव होता है, क्या उसका प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट होता है, मतलब वो ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो अपने राइवल को इंडस्ट्री में एंटर ना करने दें लॉन्ग रन में। मैक्सिमाइज यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स, वो रॉ मटेरियल्स की यूज़ को बढ़ा देता है, या चेंजिंग हाई प्राइजेस, या हाई प्राइस को चार्ज करता है। तो ये सारे अगर देखें तो अगर हम देखेंगे कि कौन सा हमें वो क्रिएट करता है बैरियर कि कोई भी इंडस्ट्री में एंटर ना करे, तो जो हमारा सेकंड ऑप्शन है कि प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट। तो अगर कोई अपने प्रोडक्ट का पेटेंट ले लेता है तो वो अगर कोई इंडस्ट्री आती भी है सिमिलर प्रोडक्ट के साथ और अगर वो ऐसा कहती है कि उसने ये प्रोडक्ट बनाया है, तो जो पहला वाला है जिसके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट पेटेंट है तो वो उस पर क्लेम कर सकता है और उस पर लीगल एक्शन ले सकता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक पेटेंट्स पड़ा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन बी ज़्यादा ही इन तीनों में से करेक्ट लग रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल का यूज़ बढ़ाना या हाई प्राइस चार्ज करना ये सिर्फ शॉर्ट रन में हम कर सकते हैं, लेकिन हमें लॉन्ग रन में पूछा है तो ये बी ज़्यादा बेटर है कि वो प्रोसेस पेटेंट और जो भी अपने प्रोडक्ट्स हैं उसके प्रोसेस पेटेंट या प्रोडक्ट पेटेंट ले लेता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ करेक्ट रिगार्डिंग पावर्टी मेजर्स। तो पावर्टी मेजर्स के लिए कौन सा करेक्ट है? हेड काउंट रेशियो मेजर इंसिडेंस ऑफ पावर्टी, तो ये बिल्कुल सही है। हेड काउंट जो मेजर है वो इंसिडेंट ऑफ पावर्टी को मेजर करता है। पावर्टी गैप इंसिडेंट इन इंडेक्स मेजर बोथ इंडेक्स एज वेल एज सेवेरिटी ऑफ पावर्टी, तो ये भी करेक्ट है कि पावर्टी गैप इंडेक्स दोनों को इंसिडेंट भी मेजर करता है, उसके साथ साथ सोवेरिटी भी मेजर करता है पावर्टी की। तो ये दोनों ही करेक्ट है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो हमेशा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में साइज ऑफ मार्केट जो है वो स्मॉल होता है। देख लेते हैं, देयर इज़ अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट, तो नहीं, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं तो ये गलत है। सिंगल बायर, इसमें सिंगल बायर नहीं होते हैं। द साइज ऑफ मार्केट इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक में जो मार्केट का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, तो ये सही है। बाकी प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएट एट ऑल, तो प्रोडक्ट में डिफ्रेंशिएशन भी होता है यहाँ पे, तो ये भी गलत है। यानी कि हमारा जो सी है ये सही है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, जीडीपी डिफ्लेटर इज़ यूज टू। तो जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ हम कब करते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर हो गया या जितने भी प्राइजेज इंडेक्स हैं इनका हम यूज़ करते हैं इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए। तो इन्फ्लेशन को मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखते हैं हम, हमारा स्टेटमेंट क्या है, एस्टिमेट द परचेजिंग पावर ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो परचेजिंग पावर के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। मेजर द इन्फ्लेशन इन द कंट्री, देखिए अभी हमने बात किया और ये हमारा सेम टू सेम दिया भी है, तो हमारा
सेकेंड आंसर ही करेक्ट होगा। बाकी रिलेटिव रिडक्शन इन जीडीपी ग्रोथ रेट इन द कंट्री कंपेयर, तो ये सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन दोनों में से। अकॉर्डिंग टू अनैनिमिटी रूल, अब ये अनैनिमिटी रूल क्या होता है, तो ये एक ऐसा रूल है जिसमें किसी की कोई असहमति ना हो, यानी कि सब सहमत हो उस जो भी रूल है उससे सब सहमत हो, उसको हम बोलते हैं अनैनिमिटी रूल। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल only those public goods on which there is complete agreement should be proceed। तो अगर ये रूल दिया हुआ है तो यहाँ पे कंप्लीट एग्रीमेंट होना तो बहुत ज़रूरी है इस रूल के अकॉर्डिंग, तो इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, अ वोटर एक्सटर्नलिटी कॉस्ट refers to cost incurred by a voters who has voted against a physical choice which has been approved। तो हमें बताना है कि कोई एक वोटर है, एक्सटर्नलिटी कॉस्ट, अगर जो वोटर का एक्सटर्नलिटी कॉस्ट है वो ये रिफर्स करता है कि जो भी कॉस्ट है वोटर्स का वो फिजिकल चॉइस विच हैज़ बीन अप्रूव्ड, वो उसके अगेंस्ट है, फिजिकल चॉइस के अगेंस्ट है। तो ये भी सही है, ये तो वोटर की चॉइस है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, हमें असर्शन और रीजनिंग दिया हुआ है, देखते हैं कौन सा सही है। द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम फॉर द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स अकर एट अ मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC, यानी कि अगर हम देखें LAC के ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव अकर करता है, तो हमारा ये बिल्कुल असर्शन करेक्ट है। दूसरा है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एनी न्यू फर्म इज़ फ्री टू सेट अप प्रोडक्शन इन द मार्केट इफ़ इट विश टू एंड एनी एग्जिस्टिंग फर्म कैन लीव द इंडस्ट्री। तो परफेक्टली कॉम्पिटिशन का तो यही है कि फ्री एंट्री है, एग्ज़िट है, कोई भी फर्म अपना प्रोडक्शन कर सकता है मार्केट में, और वो एग्जिस्टिंग फर्म कैन लीव द एनी न्यू फर्म इज़ फ्री टू सेटअप प्रोडक्शन, यानी कि सारे नए फर्म फ्री हैं अपने प्रोडक्शन को सेटअप करने के लिए मार्केट में अगर वो विश करते हैं, एंड एनी एग्जिस्टिंग फर्म कैन लीव द इंडस्ट्री, अगर वो विश करते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग फर्म हो वो इंडस्ट्री को लीव कर दे। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट, इन दोनों में ये जो हमारा रीज़न है क्या असर्शन को एक्सप्लेन करता है। तो अगर हम यहाँ पे बिकॉज लगा के पढ़ें, इसको बिकॉज यहाँ पे लगा देते हैं और हम तब पढ़ते हैं कि इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एनी न्यू फर्म इन is free to set up production in the market if it wish to, and any existing firm can leave the industry because the long run equilibrium of the perfectly competitive firm occur at a minimum point of the LAC। तो ये बिल्कुल ही इसका रीज़न भी करेक्ट है कि लॉन्ग, क्योंकि वो उसके ऊपर है, अगर वो छोड़ के जाता है जो भी एग्जिस्टिंग फर्म है वो वेट करता है कि वो छोड़ दे इंडस्ट्री को, और तब वो अपने नए प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश, नया प्रोडक्शन सेटअप करता है मार्केट में, तो वो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम उसका तभी अकर होगा जब वो मिनिमम पॉइंट पे काम करेगा LAC के। तो ये दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेन भी करते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक डेट मैनेजमेंट। तो पब्लिक डेट मैनेजमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है। तो पब्लिक डेट मैनेजमेंट में पहला स्टेटमेंट है, द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग पब्लिक डेट शुड बी मिनिमम। तो ये मैंने किसी भी चीज़ को अगर हम मैनेज करना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि जो भी कॉस्ट है वो हमेशा कम से कम हो, तो कॉस्ट को कम से कम करना ही एक पब्लिक डेट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है पहला। तो हमारा फर्स्ट जो ये ऑप्शन है ये तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है, इफ़ द डेट इज़ रिडीम्ड बाय इशूइंग न्यू करेंसी, अगर नए करेंसी को इशू करने से डेट रिडीम्ड होते हैं, इट मे कॉज इन्फ्लेशन। तो हमें वैसे भी अगर नई करेंसी इशू होती है तो हमें वो इन्फ्लेशन को क्रिएट करेगी, यानी कि हम अगर डेट को भरने के लिए नई करेंसी को इशू करते हैं तो वो एकदम ये क्रिएट करेगी इन्फ्लेशन को,
तो ये दोनों हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द वॉलेंट्री एक्सचेंज थ्योरी। तो वॉलेंट्री एक्सचेंज थ्योरी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? रिसोर्स शुड बी एलोकेटेड टू द पब्लिक सेक्टर इन अ मैनर एनालॉजियस टू दैट ऑफ द मार्केट एंड इट्स प्राइसिंग सिस्टम। तो क्या जो रिसोर्स एलोकेट है पब्लिक सेक्टर में, ये उस मैनर पे होते हैं that the market and its pricing system and every individual should get the public good for free। तो अगर वॉलेंट्री एक्सचेंज थ्योरी है तो सारे इंडिविजुअल को पब्लिक डेट एकदम फ्री में मिलना चाहिए, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमें पब्लिक गुड को यूज़ करने के लिए हमें टैक्सेस भरने पड़ते हैं। लेकिन इससे कोई एक्सक्लूड नहीं होता है या किसी के लिए राइवल नहीं होता है पब्लिक गुड, लेकिन टैक्स भरना हमारी जिम्मेदारी है पब्लिक गुड को यूज़ करने के लिए। लेकिन सबको फ्री में देना चाहिए, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। तो हमारा और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, तो ओनली फर्स्ट जो कि सी में है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस मे बी कंपेयर्ड विद ईच अदर इन रिस्पेक्ट ऑफ, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो टैक्सेस हैं वो कंपेयर हो सकते हैं, वो किसके रिस्पेक्ट में हो सकते हैं? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या डिस्ट्रीब्यूशनल इफ़ेक्ट। तो अगर देखें तो टैक्स और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स ये एक दूसरे से कंपेयर हो सकते हैं, और ये दोनों ही सही है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्स कैसा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशनल इफेक्ट कैसा है, इन दोनों को देख के हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ये दोनों हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू मस्ग्रेव द टोटल सोशल बेनिफिट इज मैक्सिमम वेयर द नेट सोशल बेनिफिट इज। तो अगर मस्ग्रेव के अकॉर्डिंग ये बोलते हैं कि जो सोशल बेनिफिट है ये मैक्सिमम है, जबकि जो नेट सोशल बेनिफिट है वो क्या होगा? तो जब नेट सोशल बेनिफिट हमारा ज़ीरो होता है तब जाके हमारा सोशल बेनिफिट मैक्सिमम होता है। तो मस्ग्रेव के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये ज़ीरो ऑप्शन होगा। यहाँ जब नेट सोशल बेनिफिट ज़ीरो होगा तब टोटल सोशल बेनिफिट यहाँ पे मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओह सॉरी, हमने एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे नहीं देखा है। हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन कोलिसिव ओलिगोपोलिस्ट मॉडल वन फर्म एक्ट एज अ लीडर एंड अदर एज अ फॉलोवर। तो ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें एक फर्म लीडर की तरह एक्ट करता है और दूसरा फॉलोवर की तरह? तो ये स्टैकलबर्ग मॉडल में ऐसा होता है कि वन फर्म एक्ट करता है लीडर की तरह और अदर जो है उसको फॉलो करता है, और स्टैकलबर्ग क्रूनो मॉडल का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इन द क्रूनोट डिओपोली मॉडल कंजेक्चुरल वेरिएशन ऑफ ईच फॉर्म इज। कंजेक्चुरल वेरिएशन क्या होता है? कोई भी फॉर्म जो एंटिसिपेट करता है कि जो राइवल फॉर्म है वो अपनी प्राइस को चेंज करेंगे, यानी कि एक एंटिसिपेशन है। तो क्रूनोट डिओपोली मॉडल में इसकी वैल्यू क्या होती है सारे फॉर्म की, हमें ये बताना है। क्या ये 1 होती है, मोर देन 1 होती है, 0 होती है, लेस देन 1 होती है? तो क्रूनोट मॉडल में ये 0 होती है, क्योंकि जो राइवल है, जो एक फॉर्म है, वो सोचता है कि हम अगर प्राइस डिक्रीज करनी है तो अगला वाला भी कर देगा, क्योंकि ये एक नेव की तरह, ये बहुत भोला है, ये एक नेव की तरह बिहेवियर करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो कंजेक्चुरल वेरिएशन होगा वो सारे फर्म के लिए 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस इन इंडिया। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं इंडिया में तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं? पहला हमारा स्टेटमेंट है, जीएसटी इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग बायंसी टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय वाइडनिंग द टैक्स बेसिस एंड इम्प्रूविंग द टैक्स पेयर कंप्लायंस। इसका मतलब हुआ कि जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में एकदम उछाल ला देगा और इससे टैक्स बेस भी बढ़ेगा और जो टैक्स पेयर्स हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो जीएसटी का ये एक बेनिफिट है, ये तो हमारा सही है। दूसरा देख लेते हैं, द रिमूवल ऑफ कास्केडिंग ऑफ टैक्सेस।
अभी देखा कि जीएसटी क्यों आई थी, क्योंकि इससे पहले जो वैट था, जो हम वैट में हर एक जो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन है उस पर टैक्सेस लगता था। यानी कि यहाँ पे टैक्स ऑन टैक्स कई बार, कैस्केडिंग इफेक्ट तो कई बार हो जाता था। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, किसी चीज़ पे एक बार टैक्स लगी उसके बाद फिर से टैक्स लगी, उसी को बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो उसको हटाने के लिए जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। एंड increased transparency will make the citizen more informed about the taxes that pay while purchasing goods and services। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है कि कैस्केडिंग इफेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, और सिटीजन को भी इंफॉर्मेशन हो जो वो टैक्स पे कर रहा है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जीएसटी इसलिए इम्प्लीमेंट की गई थी और ये दोनों उसके बेनिफिट्स हैं। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रू हैं, ये जीएसटी के बेनिफिट हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बाईलेटरल मोनोपोली। तो बाईलेटरल मोनोपोली के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अगर हम देखें, द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर एंड अ सिंगल बायर फॉर अ प्रोडक्ट। तो क्या बाईलेटरल मोनोपोली में मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे एक सिंगल सेलर होता है और सिंगल बायर होता है एक प्रोडक्ट के लिए, तो ये तो सही है। बाईलेटरल मोनोपोली यानी कि दो लोग, बाईलेटरल मतलब दो चीज़ें, दो मोनोपोली का सिचुएशन है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पे एक सिंगल बायर है और सिंगल सेलर है, तो ये सही है। इसी को बाईलेटरल बोलते हैं जहाँ पे सिर्फ दो ही लोग हो, एक सिंगल सेलर और सिंगल बायर। उसके बाद है विथ बाईलेटरल मोनोपोली द मार्केट प्राइस एंड आउटपुट आर इनडिटरमाइंड। तो बाईलेटरल मार्केट प्राइस और आउटपुट इनडिटरमाइंड होते हैं, तो ये बात भी सही है। अगर बाईलेटरल मोनोपोली है तो वो इनडिटरमाइंड होते हैं, कोई डिटरमाइन नहीं कर सकता कि क्या प्राइस होगा, क्या आउटपुट होगा। और तीसरा है द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय द निगोशिएशन। क्या ये निगोशिएट करके प्राइस और क्वांटिटी को डिसाइड किया जाता है? तो ये भी सही है, बाईलेटरल मोनोपोली में तीनों चीज़ें होती हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द टर्म ग्रीन शूट्स रिप्रेजेंट इन द इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में ग्रीन शूट्स का मतलब क्या होता है? हमारा स्टेटमेंट है साइन ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउन टर्न। यानी कि ये एक ऐसा साइन है जब इकोनॉमी डाउन टर्न में है तो उसकी रिकवरी का ये साइन है। दूसरा हमारा दिया हुआ है ऑप्शन, साइन ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन अ डिक्लाइनिंग इकोनॉमी। क्या ये एग्रीकल्चर सेक्टर जब डिक्लाइन होती है इकोनॉमी, क्या उसका साइन है? तो ग्रीन शूट, देखिए ग्रीन चीज़ तभी यूज़ की जाती है जब कोई पॉजिटिव हो। तो अगर हमें सिर्फ पॉजिटिव पहले स्टेटमेंट दिख रहा है कि जब इकोनॉमी डाउन टर्न है, जब वो इकोनॉमी रिकवरी होती है तब ये ग्रीन शूट उसका साइन है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ में डिक्लाइन का साइन नहीं है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओनली फर्स्ट करेक्ट है, यानी कि सी करेक्ट है। आज के इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और आज हम 2021 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग टैक्सेस इज लेवाइड बाय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कौन से टैक्स को लगाता है? एक है प्रॉपर्टी टैक्स और एक है ऑक्ट्रॉय और टर्मिनल टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स तो सबको पता है, जो प्रॉपर्टी पे लगता है, तो ये भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लगाता है। और ऑक्ट्रॉय और टर्मिनल टैक्स में बता देते हैं क्या होता है। ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है इंट्रेंस, मतलब जब भी कोई गुड्स, ये तब लिवाइड किया जाता है, यानी तब लगाया जाता है जब कोई, और ये लगाता कौन है? ये लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट ही लगाती है। और ये तब लगाती है, ये कोई भी सर्टेन कैटेगरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाती है जब वो उनके एरिया में एंटर करता है। यानी कि हर एक प्रोडक्ट पे नहीं लगाती है, ये सर्टेन प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज, सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोडक्ट आते हैं एंटर करते हैं इनके एरिया में, तब ये लगाते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट का मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही होता है।
और ये जब वो एंटर करते हैं तब लगाया जाता है, इसीलिए इसको हम एंट्री टैक्स भी बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। और ये दोनों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लिवाइड किए जाते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हो होते हैं। थैंक यू सो मच।